उपभोक्ता व्यवहार के सिद्धांत में इसका अध्ययन करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमें ये समझना जरूरी है कि उपभोक्ता व्यवहार होता क्या है, मतलब उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ क्या है। तो उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ होता है कि किसी भी उपभोक्ता का लक्ष्य ये है वह अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त करता है, क्योंकि हर उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार से खर्च करना चाहता है उसे अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त हो। इसीलिए उपभोक्ता व्यवहार का अर्थ है कि उपभोक्ता व्यवहार का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि पाने के लिए अपनी आय को विभिन्न प्रकार से कैसे आवंटित करता है, उपभोक्ता व्यवहार कहलाता है। उपभोक्ता व्यवहार किसी भी उपभोक्ता जो होता है किसी भी क्रिया को करता है। यदि वह किसी भी क्रिया को कर रहा है, मतलब आर्थिक क्रिया को करने का अर्थ होता है कि उपभोक्ता की किसी भी आर्थिक क्रिया को करने का अर्थ है उसका आदि और अंत कैसा है, मतलब कि उसका उद्देश्य क्या है, अर्थोपार्जन करना। उपभोक्ता किसी क्रिया को आर्थिक क्रिया को करने का उद्देश्य होता है अर्थोपार्जन करना, और कि जिससे हम उपभोग कर रहे हैं, जिस वस्तुओं का हम उपभोग कर रहे हैं, हम उससे कितनी संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं अपनी आय को व्यय करके। तो इस प्रकार से, और उपभोक्ता किन चीजों पर अपनी आय को व्यय करता है, वह उन्हीं वस्तुओं पर अपनी आय को व्यय करना चाहता है जिससे उसे संतुष्टि मिलती है। संतुष्टि मिलती है मतलब उपभोक्ता का अर्थ ये, उपभोक्ता ये चाहता है अपनी आवश्यकता की ही वस्तुओं पर वो अपनी आय को खर्च करे और संतुष्टि प्राप्त करे। इस संतुष्टि को प्राप्त करने के बाद जो एहसास उपभोक्ता को होता है वो क्या कहलाता है, उपयोगिता। तो इसलिए उपयोगिता हमारे अर्थशास्त्र में एक बहुत जरूरी चीज है। हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, स्वाभाविक है कि अर्थशास्त्र में हम मानव व्यवहार का अध्ययन करते हैं। मानव व्यवहार और उससे जुड़ी हुई सभी एक्टिविटी, सभी क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो मनुष्य के जीवन में जितनी भी आर्थिक और अनार्थिक क्रियाएं होती है उन सब का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में जो वस्तुएं प्राप्त करने के बाद एहसास होता है, वस्तु का जब उपभोग कर लेता है उपभोक्ता और उसे जब एहसास होता है वो संतुष्टि है, और संतुष्टि वस्तु को प्राप्त करना संतुष्टि है और पा लेना उपयोगिता है। तो उपयोगिता का अर्थ क्या हुआ, वस्तु का वह गुण जिसके कारण उपभोक्ता उसे खरीदना चाहता है, उपयोगिता कहलाता है। अब उपयोगिता के बारे में हम ये बात कह सकते हैं, उपयोगिता जो है हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, क्योंकि हर उपभोक्ता उपयोगिता को महसूस कर सकता है, दिखा नहीं सकता है। मतलब कि हमारे अंदर क्या एहसास है, हम किसी चीज को ये बता सकते हैं कि उपयोगिता हमारे लिए किस वस्तु की कितनी है। जैसे मैं ये कहूँ कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है, लेकिन आप मुझसे पूछेंगे कि आपको नीला रंग क्यों पसंद है, तो मैं इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। मैं कहूँगी पसंद है यानी पसंद है, पर जरूरी नहीं है आपको नीला रंग पसंद हो। इसका क्या मतलब है, उपयोगिता एक आत्मनिष्ठ धारणा है जो हम उपभोक्ता के अपने अंदर महसूस की जाती है। उसके आधार पे वो वस्तुओं को खरीदता है कि वो उसके लिए, यह वस्तु उसके लिए कितनी उपयोगी है, ये उपभोक्ता पर डिपेंड करता है। अब मान लीजिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि उपयोगिता का हम अर्थ क्या कह रहे हैं, वस्तु का वह गुण जिसके कारण उपभोक्ता उसे खरीदता है। तो हर वस्तु उपभोक्ता जब हर वो वस्तु खरीद रहा है जो वो उसके लिए उपयोगी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वस्तु की उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है और हानिकारक भी हो सकती है। हम उसको किसी विशेष कैडर में शामिल नहीं कर सकते। जैसे हम ये कहते हैं कि तम्बाकू खाना अच्छी बात नहीं है, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ये हानि पहुंचाती है, लेकिन उपभोक्ता को उस वस्तु को पाने के बाद संतुष्टि मिलती है, इसलिए वो उसका सेवन करता है।
तो मतलब उपयोगिता को हम लाभदायकता के साथ सम्मानित नहीं कर सकते। अब ये कहा जाता है कि उपयोगिता जो होती है वो अमूर्त होती है। अमूर्त का मतलब हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया, अभी उदाहरण दिया कि मुझे नीला रंग बहुत पसंद है। अब आपने मुझसे पूछा कि क्यों पसंद है, मैं क्या सिद्ध कर पाई कि मुझे क्यों पसंद है? मैं बस ये कहूँगी हाँ मुझे अच्छा लगता है इसलिए पसंद है। आपने कहा इस वस्तु से आपको, और मैंने आपको ये समझाया, मान लो कि मुझे इस वस्तु से 40 उपयोगिता मिल रही है, 20 उपयोगिता मिल रही है, लेकिन उपयोगिता को मैं क्या सिद्ध नहीं कर पा रही हूँ, मतलब आपको दिखा नहीं पा रही हूँ कि ये उपयोगिता मुझे ऐसी दिखती है, इस प्रकार से है, इसलिए पसंद है। मतलब उपयोगिता अमूर्त होती है, जो हमें दिखाई नहीं देती, सिर्फ एहसास करने की या महसूस करने की चीज होती है। अब उपयोगिता के बारे में हम ये इसलिए कह सकते हैं कि स्वाभाविक है कि जब उपभोक्ता वस्तु अपनी आवश्यकता की खरीद रहा है, आवश्यकता की वस्तु उसको उपयोगिता प्रदान कर रही है, वो किस प्रकार की वस्तु को पसंद करता है और किस प्रकार की वस्तु को पसंद नहीं करता है। तो उपयोगिता क्या होती है? वस्तु और उपभोक्ता के संबंध पर आधारित होती है। इसी प्रकार से यदि हम ये ले लें कि उपयोगिता का नैतिकता से भी कोई संबंध नहीं होता। नैतिकता मतलब जैसे हम कहते हैं कि एक शराबी व्यक्ति वो मतलब हम उसको समाज में अच्छी दृष्टि से नहीं देखते हैं, लेकिन उस समय भी उसको शराब उपयोगिता दे रही है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति उसका उपयोगिता से किसी प्रकार का, यानी वो नैतिक है या नहीं है, नैतिकता से उसको हम नहीं जोड़ के देख सकते। हम तो ये देखेंगे कि वो नैतिक दृष्टि से जरूर गलत है, पर हमें तो ये दिख रहा है उसे शराब से उपयोगिता मिल रही है, इसलिए वो उपयोगी वस्तु का सेवन या उपभोग कर रहा है। अब इसके बाद कुछ अर्थशास्त्रियों का कहना था कि उपयोगिता जो होती है उसकी माप नहीं की जा सकती है। मतलब ये मानना था, जैसे हम उसकी उपयोगिता की विशेषताओं के आधार पे हमने कहा कि अमूर्त होती है, दिखाई नहीं देती है, उसे हम एक आत्मनिष्ठ धारणा मान रहे हैं, तो इन चीज़ों के आधार पे हम ये कह सकते थे कि उपयोगिता की माप नहीं की जा सकती। लेकिन कुछ अर्थशास्त्री जिन्होंने ये बताया, जैसे प्रोफेसर हिग्स, एलन, इस प्रकार के अर्थशास्त्री जो हुए, उन्होंने उपयोगिता को मापने के लिए दो प्रकार बताए। उनका कहना यह था कि जब हमारे पास उपयोगिता की माप करने के लिए यदि कुछ भी नहीं है, तो कुछ ऐसा किया जाए जिसके आधार पे हम किसी एक उदाहरण के रूप में उपयोगिता की माप कर सकें। जैसे उन्होंने बोला कि उपयोगिता को दो आधारों पर हम माप सकते हैं। सबसे पहला आधार क्या है हमारा, कि उपयोगिता गणनावाचक, कुछ अर्थशास्त्रियों का गणनावाचक दृष्टिकोण था और कुछ का क्रमवाचक दृष्टिकोण था। गणनावाचक जिनका दृष्टिकोण था वो थे प्रोफेसर जेवंस, वॉलरस, मार्शल। इन अर्थशास्त्रियों का ये दृष्टिकोण था कि हम उपयोगिता को माप सकते हैं। जैसे यदि मैं कहती हूँ कि किसी वस्तु को खरीदने का मूल्य 50 रुपए है और मैं उस वस्तु के लिए 50 रुपए देने के लिए तैयार हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे लिए उस वस्तु की उपयोगिता कितने रुपए के बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो हमने इसकी गणना कर ली कि एक व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य 50 रुपए यदि देने के लिए तैयार है, 50 रुपए मूल्य की वस्तु वो खरीदने के लिए तैयार है, इसका मतलब वह उस वस्तु की उपयोगिता उसके लिए कितने के बराबर है? 50 रुपए के बराबर है। तो ये गणनावाचक उपयोगिता हो गई। लेकिन जब हम इसी चीज को, वैसे ये माना जाता है कि गणनावाचक जो दृष्टिकोण है वो व्यवहारिक जीवन में नहीं है, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में हम ये चीज इस प्रकार से नहीं बता सकते हैं कि क्या वस्तु का कितना मूल्य है, कैसा है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि बस हम ये बता सकते हैं कि हाँ हम इस वस्तु को खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। हमारे लिए उसकी उपयोगिता 50 रुपए बराबर है या 100 रुपए बराबर है, ये कभी कभी कहना मुश्किल हो जाता है। इसी प्रकार से यदि हम ये देखते हैं कि हम क्रमवाचक दृष्टिकोण जिन अर्थशास्त्रियों का था उनके अनुसार यदि बात करते हैं, तो प्रोफेसर हिग्स, प्रोफेसर एलन, इन अर्थशास्त्रियों का दृष्टिकोण क्रमवाचक दृष्टिकोण था। इनके अनुसार यह है कि हम उपयोगिताओं को क्रम दे सकते हैं। क्रम कैसे दे सकते हैं? जैसे
हम ये बता सकते हैं मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, जैसे मुझे आम बहुत पसंद है, उसके बाद मुझे संतरा बहुत पसंद है, फिर मुझे सेब पसंद है। मतलब हमने पसंद तो तीनों फल है, लेकिन हमने उसको क्रम दे दिया कि पहले नंबर पे ये, दूसरे नंबर पे ये और तीसरे नंबर पर ये, या ये चीज़ मुझे उससे दुगनी अच्छी लगती है, ये चीज़ मुझसे उससे तिगनी अच्छी लगती है। तो ये हो गया हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण। जैसे कोई उपभोक्ता यदि कहता है कि मुझे एक केले खाने से 20 उपयोगिता मिलती है और सेब खाने से 10 उपयोगिता मिलती है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसकी नज़रों में केले की अपेक्षा उसे सेब कम पसंद है और केले अधिक पसंद है। ये होता है हमारा क्रमवाचक दृष्टिकोण। अब उपयोगिता के दो माप हो गई, उपयोगिता की हमने विशेषताएं पढ़ी, उपयोगिता का हमने अर्थ जाना। हम इसी आधार पर ये बता सकते हैं कि उपयोगिता के कितने प्रकार होते हैं, क्योंकि उपयोगिता दो प्रकारों की होती है, एक होता है सीमांत उपयोगिता और दूसरी होती है कुल उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता मतलब क्या कहा जा सकता है कि जैसे जैसे हम किसी इकाइयों का उपभोग करते जाते हैं, जैसे जैसे हम किसी इकाइयों का उपभोग करते चले जाते हैं, तो हमें उससे मिलने वाली एक अतिरिक्त उपयोगिता जो होती है वह हम सीमांत उपयोगिता कहते हैं। यदि हम इसको इस अर्थ में कहें सीधे सीधे, एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से मिलने वाली उपयोगिता को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे यदि हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, हमने माना कि मुझे संतरा खाने पे 40 उपयोगिता मिलती है और संतरे की एक इकाई खाने पे, मतलब एक संतरा खाने पे मुझे 40 उपयोगिता मिलती है और दूसरा संतरा खाने पे मुझे 30 उपयोगिता मिलती है। मतलब क्या हुआ कि मेरी उपयोगिता तो बढ़ी खाने से, लेकिन जो 40 और 30 के बीच का अंतर, जो 40 और 70 के बीच का अंतर हुआ वो कितना है, 30 है। मतलब उन दोनों के बीच में मुझे सीमांत उपयोगिता कितनी मिली, 30 के बराबर मिली। इसका अर्थ ये हुआ एक अतिरिक्त इकाई, एक इकाई का उपभोग किया, फिर एक अगली इकाई का जो उपभोग किया उससे मिलने वाली उपयोगिता को हम क्या कहते हैं, सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अब जब इस सीमांत उपयोगिता को हम टोटल करते हैं, जैसे मैंने आपको क्या कहा, एक संतरे की एक इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मुझे 40 थी, उसी संतरे की दूसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता मुझे 70 हो गई। मतलब ये हमने इन दोनों के बीच का अंतर क्या था, 30। तो 40 और 30 को जब हम टोटल करके प्राप्त कर रहे हैं उपयोगिता, वो क्या कहलाएगी, आपकी कुल उपयोगिता। तो इसकी परिभाषा हम कैसे बोल सकते हैं, वस्तु की सभी इकाइयों के उपभोग से जितनी भी वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उनके उपभोग से उपभोक्ता को जो उपयोगिता प्राप्त होती है उसे कुल उपयोगिता कहते हैं। अब कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है, तो इसको मैं आपको एक पहले उदाहरण से समझाती हूँ कि जैसे इसमें एक उदाहरण मैंने दिया हुआ है कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध होता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु की एक इकाई का उपभोग करते हैं, जैसे वस्तु की हमने एक इकाई का उपभोग किया, जैसे हम वस्तु की एक इकाई का उपभोग कर रहे हैं, हमें प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी हो गई, 30 हो गई। सीमांत उपयोगिता 30 है, अब पहली इकाई है इसलिए हमारी कुल उपयोगिता भी कितनी हो रही है, 30 हो रही है। फिर इसी प्रकार हमने वस्तु की दूसरी इकाई का उपयोग किया, वस्तु की दूसरी इकाई का उपयोग करने से हमको उपयोगिता कितनी मिली, 20 मिली। कितनी मिली, 20 मिली। अब यदि हम ये देखते हैं कि वस्तु की अगली इकाई से हमें घटती दर से उपयोगिता मिली, लेकिन हमारी कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 50 हो गई। मतलब 30 और 20 प्लस होके हमारी उपयोगिता कितनी हो गई, 50 हो गई। इसी प्रकार से हमने वस्तु की तीसरी इकाई का उपभोग किया, तो तीसरी इकाई से हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिलती है, 10 मिलती है, लेकिन हमारा टोटल कितना हो रहा है, कुल उपयोगिता कितनी मिल रही है हमको, 60 के बराबर। इसी प्रकार से यदि हम
4 वस्तु की इकाइयों का उपभोग करते हैं, पर यहाँ हम देखते हैं कि हमें सीमांत उपयोगिता कितनी मिल रही है, 0। लेकिन हमारी कुल उपयोगिता जो है वो उसी बिंदु पर थम गई है, स्थिर हो गई है। अब इसके आधार पर मैं आपको बता रही हूँ कि यदि हम सीमांत उपयोगिता और कुल उपयोगिता का विश्लेषण करें तो हम ये पाएंगे कि जब हम किसी वस्तु की, इसी उदाहरण को मैं आपको एक और उदाहरण से आपको बताती हूँ कि जैसे आपको भूख लगी है और आप खाना खाने बैठ रहे हैं, आपने एक रोटी खाई, उसको आप क्या कहेंगे, वस्तु की एक इकाई। अब एक रोटी खाने पे आपको सीमांत उपयोगिता मिल रही है 30 के बराबर। आपकी कुल उपयोगिता भी, अभी पहली ही रोटी खाई है इसलिए आपकी कुल उपयोगिता भी कितनी है, 30 है। लेकिन जब आप दूसरी रोटी खाते हैं तो आपको क्योंकि बहुत भूख लग रही थी, तो जो संतुष्टि आपने पहली रोटी में महसूस करी, एकदम से भूख लगने पे जब हम खाना खाते हैं तो हमको पहला कौल खाने में, पहली रोटी खाने में जो आनंद मिलता है वो दूसरी रोटी खाने पे थोड़ा सा कम होता है। लेकिन अभी हमारी भूख बरकरार है, यानी अभी हमको भूख लग रही है, हमारा पेट नहीं भरा है, हमने दूसरी रोटी का सेवन किया, तो हमें मिलने वाली सीमांत उपयोगिता कितनी हुई, 20 हुई। यहाँ तक कि हमारी उपयोगिताएं जो है कि हमें संतुष्टि प्रदान कर रही है। अभी हमारा मन भरा नहीं लेकिन हमारा पेट जरूर भर रहा है। तो हम कुल उपयोगिता हमको कितनी हो गई, पहले से हमने दोनों रोटी तो 2 खाई है, तो दोनों से हमको भले ही अलग अलग उपयोगिता मिली, पर टोटल मिलाकर तो हमारे पेट भरना की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, 50 मिली। इसी प्रकार से यदि हमने तीसरी रोटी का सेवन किया, तीसरी रोटी में हमको पहले से ज्यादा हमारा पेट भर गया, तो हमको मिलने वाली उपयोगिता जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या हो गई, कम हो गई। मतलब हमें सीमांत उपयोगिता 10 के बराबर मिली। अब यदि हमको सीमांत उपयोगिता 10 है लेकिन कुल उपयोगिता कितनी हो गई, 60 हो गई, तो हमें पूर्ण जो कुल उपयोगिता पूरा टोटल हो गया वो कितना हो गया, 60 के बराबर हो गया। लेकिन अब हमने चौथी इकाई या चौथी रोटी का जब सेवन किया, हमें मान लो किसी ने कहा ले लो एक रोटी और ले लो, या हमारा ही मन किया कि यार पेट तो भर गया है, मन नहीं भरा, एक रोटी और ले लेती हूँ, तो हमने मान लो चौथी रोटी ले ली। लेकिन चौथी रोटी हमने क्या किया था, कुछ विचार करके या किसी के कहने पे ली थी, हमारा मन नहीं था, हमारा पेट तो भर चुका था, या हमें खाना बहुत अच्छा लग रहा था इसलिए ले ली, तो हमें मिलने वाली उपयोगिता कितनी हो गई, 0 के बराबर हो गई। यहाँ हमें किसी भी प्रकार की कोई अनुभूति नहीं हुई। जो पहले 3 रोटी खाने पे हम एक संतुष्टि का अनुभव कर रहे थे, हमें लग रहा था कि हाँ बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, अब मेरा पेट भर गया, अब मैं एक रोटी और ले लूंगी तो और अच्छा लगेगा, तो वो धीरे धीरे कम होते होते इस बिंदु पे आ गया कि अब मिलने वाली उपयोगिता तो 0 है लेकिन कुल उपयोगिता जहाँ थी वहीं स्थिर हो गई। मतलब हमारी कुल उपयोगिता जो 60 के बराबर थी वहां पे वो 60 ही रहेगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये बिंदु कहलाता है हमारी पूर्ण तृप्ति का बिंदु। पूर्ण तृप्ति का बिंदु जहां पर हम पूरी तरीके से संतुष्ट हो चुके हैं, अब हमारा किसी भी इकाई का उपभोग करने का मन नहीं है। लेकिन कभी आपको घर में कोई बोलता है या आप किसी के साथ खाना खा रहे हैं, वही फोर्स कर रहा है, या आपको ऐसा लगता है चलो यार खा लो कुछ नहीं होता, एक और रोटी ले लेता हूँ देखा जाएगा। अब या आपको किसी ने बहुत फोर्स कर दिया, नहीं एक रोटी ले ही लो, खा लो, मम्मी ने बोल दिया आपकी, तो अब माँ की बात तो मानना पड़ता है ना, तो हमने एक रोटी और ले ली। इस रोटी को खाने पर हमें अंदर से अच्छा नहीं लगा। क्यों, क्योंकि हम पूर्ण संतुष्ट हो चुके थे, पूर्ण तृप्ति के बिंदु को प्राप्त कर चुके थे, फिर भी फोर्सली हमने एक रोटी का और सेवन किया जो हमें उपयोगिता तो प्रदान किया लेकिन किस प्रकार की, ऋणात्मक उपयोगिता हमें प्राप्त हुई, क्योंकि हमारे पास में इससे पहले जो उपयोगिता मिल रही थी वो कैसी थी, धनात्मक थी। 10 तक के हमें जो 30, 20 और 10 तक हमें जो उपयोगिता मिली वो धनात्मक रूप में प्राप्त हुई, और जो हमें ऋण
8 के रूप में उपयोगिता प्राप्त हो रही है, वो हमारी ऋणात्मक उपयोगिता है, तो हमारी कुल उपयोगिता भी क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। तो इस प्रकार से हम क्या कह सकते हैं कि कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में क्या संबंध होता है। तो कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के बीच में ये संबंध होता है कि जब कुल उपयोगिता घटती दर से बढ़ती है तो सीमांत उपयोगिता घटती है। जब कुल उपयोगिता अधिकतम होकर पूर्ण तृप्ति के बिंदु पर पहुंचती है तो सीमांत उपयोगिता शून्य होती है, और जब कुल उपयोगिता घटती है तो सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक हो जाती है। ये इन दोनों के बीच संबंध होता है। इसी आधार पे उपयोगिता के आधार पर ही एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था प्रोफेसर गॉसेन। उन्होंने 2 नियमों का प्रतिपादन किया। सन 1854 में गॉसेन ने 2 नियमों का प्रतिपादन किया, जिसमें से एक नियम का नाम था सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम और दूसरे नियम का नाम था सम सीमांत उपयोगिता नियम। लेकिन जब ये गॉसेन अर्थशास्त्री थे, इन्होंने प्रथम नियम का प्रतिपादन किया, तो उसके हम अर्थशास्त्र में किसी भी सिद्धांत का जब प्रयोग करते हैं तो हम उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं। उस वर्ड को कहते हैं, एक वर्ड यूज करते हैं जो उसको कहते हैं अन्य बातें समान रहने पर। जब हम इस वर्ड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी सिद्धांत के बारे में ये वर्ड यूज होता है। जब हम किसी सिद्धांत की या किसी नियम की बात करते हैं तो इस वर्ड का ये मतलब होता है कि अन्य बातें समान रहने पे, मतलब ना तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना चाहिए, ना आदत में परिवर्तन होना चाहिए, ना फैशन, ना स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। मतलब बाकी परिस्थितियां वही होना चाहिए। तब उपभोक्ता यदि किसी वस्तु का लगातार प्रयोग कर रहा है, लगातार उपभोग कर रहा है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जहां उस वस्तु के प्रयोग करने से उपभोक्ता ऊब जाता है। जैसे यदि आपको मतलब एक आप ही के बच्चों के ही उदाहरण से मैं एक उदाहरण देना चाहूंगी कि आप बताइए कि आप 9 to 12 एक ही प्रकार की यूनिफॉर्म पहनते हैं, है ना। आपने 9वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल में जो यूनिफॉर्म चल रही है वही यूनिफॉर्म पहनी है। अब आपको वो कंपलसरी है, इसलिए आप पहन रहे हो, लगातार भी पहन रहे हो। 12th के बाद यदि आपको कोई कहे कि अभी तो आपकी यूनिफॉर्म नहीं है, इस यूनिफॉर्म को पहनकर आप एक आध साल और चला लो, क्या फर्क पड़ता, बाहर चले जाओ उसको पहनकर। पर क्या आप उस यूनिफॉर्म का प्रयोग करेंगे? आप 12th के बाद उस यूनिफॉर्म को ऐसा पटकते हैं एक तरफ कि भविष्य में उसको दोबारा हाथ नहीं लगाते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने 4 साल उस वस्तु को लगातार पहना है। तो खैर मैं साल की बात फिर भी नहीं करूंगी, मैं तो आपको एक और उदाहरण दे सकती हूँ कि जैसे हम किसी वस्तु का उपभोग कर रहे हैं। जैसे आप अभी मैंने खाना खाने का ही आपको जैसे बताया कि खाना खाने पे आपको क्या हुआ, लगातार आपने 4 रोटी 3 रोटी खाई है, तब तक क्या आपको उपयोगिता मिली, अच्छा लगा, आपका पेट भर गया। आपने और अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया तो आपको ऋणात्मक उपयोगिता मिलने लगी। मतलब अब आप उस वस्तु का प्रयोग करने की स्थिति में अभी फिलहाल नहीं है, इसलिए कहा जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमको किसी भी वस्तु का यदि हम लगातार प्रयोग करते हैं तो एक बिंदु आता ही है कि हमको मिलने वाली उपयोगिता घटने लगती है और हम उस वस्तु को पहनना, ओढ़ना, खाना पीना पसंद नहीं करते हैं। वो हर क्षेत्र में लागू होता है और इसी बात को हम कहते हैं कि उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम। इसका परिभाषा क्या हो जाएगी? अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु का लगातार उपभोग करते हैं तो प्रत्येक अगली इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। इकाइयां आपकी सीमांत उपयोगिता जो है उसके लिए शर्त होती है। जो सीमांत उपयोगिता ह्रासमान नियम है उसके लिए मतलब 2 बातें अनिवार्य है। ये नियम किन परिस्थितियों में लागू होता है? तो उसके लिए 2 बातें अनिवार्य है। कौन कौन सी?
ये कहा जाता है कि इस नियम को लागू होने के लिए या जिन परिस्थितियों में ये नियम लागू होता है उसकी पहली शर्त है किसी आवश्यकता विशेष की संतुष्टि करना संभव होता है। हर उपभोक्ता एक बार में एक समय में सभी आवश्यकताओं को संतुष्ट नहीं कर सकता। यदि उपभोक्ता किसी एक विशेष आवश्यकता को संतुष्ट लगातार करते रहता है तो ये नियम प्रभावशील होगा, क्योंकि यदि उसने किसी एक वस्तु को लगातार उपभोग किया है, जैसे यदि वो एक नीले रंग की शर्ट पसंद करता है, अब रोज 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 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते, यदि उसको बहुत पसंद है इसलिए उसने शुरू किया था पहनना, पर वो 2-3 हफ्ते उसको लगातार पहन लेगा तो अपने आप ही उसका मन करेगा नहीं अब 1-2 महीने इस शर्ट को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, बहुत पहन ली। क्यों? यहाँ पर भी वही नियम के क्रियाशील होने के कारण ऐसा होता है कि उपभोक्ता को वस्तु से मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगी है। दूसरी शर्त क्या होती है कि वस्तु एक दूसरे की पूर्ण स्थानापन्न नहीं होना चाहिए। पूर्ण स्थानापन्न जैसे आप ये बताइए कि यदि आपको ये लगता है कि आप चाय पीना आपकी आदत में शामिल है, लेकिन चाय की कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो आप क्या करोगे? चाय के बदले कॉफ़ी पीने लगोगे, दूध पीने लगोगे, क्योंकि आपके पास उसके सब्स्टिट्यूट उसी की जैसी संतुष्टि प्रदान करने वाले हैं, तो आपने उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। या इस संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे आप खाना खाते हो, खाना खाने में आपने रोटी की मात्रा स्थिर कर दी और आप सब्जी 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 ही लेते चले जा रहे हो, तो क्या आपका पेट भरेगा? आपको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। आपको जब तक रोटी और सब्जी बराबर मात्रा में नहीं मिलती है तब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे, आपका पेट नहीं भरेगा, क्योंकि रोटी और सब्जी एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न नहीं है।